Assalamualaikum. I am Dr. Nida Waheed and today I will discuss exercise for special population. Basically, this is the part of exercise physiology lecture series. Special population. What is special population? Basically, a group of people who have certain health conditions, certain medical conditions that impairs on their health, on their functional ability. So the people who want special attention because of due to health conditions, some certain health conditions, यानी special population वो लोग हैं, they want special care क्योंकि उनकी कुछ हेल्थ कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसीलिए उनको हमने स्पेशल पॉपुलेशन की कैटेगरी में रखा गया है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल कार्डिक, एल्डरी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, सीओपीडी, आस्थमा एंड प्रेगनेंसी. अब स्पेशल पॉपुलेशन की टर्म में क्यों रखा गया? Whenever you are dealing with the special persons for the exercise sessions, you have to take care them. तो इसमें देखिए एक्सरसाइज से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल होता है वो दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अडल्ट हेल्दी पर्सन. हाउ एंड वाई, लेट्स डिस्कस्ड. एक्सरसाइज एंड एल्डरी, जितने भी ओल्ड एज है, ओल्ड एज हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? ओवर द एज ऑफ 65 प्लस या 65. तो क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की गाइडलाइंस थी, इसमें 2000 से 2030 के दौरान जो उन्होंने गाइडलाइंस दी थी, उन्होंने बताया था कि हम कंसीडर करें 65 ईयर्स एज. लेकिन आपको पता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 40-45 के बाद यहाँ पे जो हैं जितने भी लोग हैं वो अपने आप को अंदर से बूढ़ा फील करना शुरू कर देते हैं. तो जितना वो फील करना शुरू कर देते हैं तो उस हिसाब से हम उनको जब आप महसूस करना स्टार्ट कर देंगे तो वो एल्डरी की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी उनमें साइन एंड सिम्टम्स एट द टाइम स्टार्ट हो जाते हैं जो बहुत बाद में स्टार्ट होने होते हैं. और आपको पता है 60-65 ईयर्स एक एवरेज एज है पाकिस्तानियों की, तो हम 40-45 कंसीडर कर लेते हैं कि वो ओल्ड एज की कैटेगरी में तो नहीं है लेकिन पास आ गए हैं, क्योंकि वो अपने आप को खुद कंसीडर करना शुरू कर देते हैं. तो जैसे ओल्ड एज का क्या क्राइटेरिया है कि बेसिकली कुछ डिजीज़ेस स्टार्ट हो जाती हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ेस डिफरेंट स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी बेसिस पे इनको स्पेशल चैलेंज अटेंशन चाहिए व्हेनेवर दे आर परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस. अब इनको ज़रूरी है कि अब अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जो भी एल्डरी की कैटेगरी में आ रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जितना फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे उतना वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं और अपने आप को प्रिवेंट करें डिज़ीज़ से होने से. रिस्क फैक्टर्स भी प्रिवेंट करें, क्योंकि कोई भी डिजीज़ होती है उससे पहले उसके रिस्क फैक्टर्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर करें तो रिस्क फैक्टर्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ. आपको पता है VO2 मैक्स की हम बात करते हैं, मैक्सिमल एरोबिक पावर. जब आपकी एज होती है 20 के बाद वो 1% पर एयर डिक्रीज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 20 है तो 1% डिक्रीज़ होगा 21 में एंड 22 में 2%. इसी तरह जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है पर एयर आपका 1% डिक्रीज़ होता जाता है. तो हम बहुत सारे लोगों की बात करें तो VO2 मैक्स में जो डिक्लाइन ज़्यादातर जो है वो जो स्टेडी स्टेट के साथ जो डिक्लाइन हो रहा होता है वो 60 के बाद होता है, क्योंकि वो जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व होना चाहिए उनमें कम कर देते हैं. तो बहुत क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं या आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो जो VO2 मैक्स है आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वो डिक्लाइन ज़्यादा हो जाता है. तो बेसिकली VO2 मैक्स जब डिक्रीज़ हो रहा होता है तो आपकी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस है वो लो से लो हो रही होती है, जिसकी बेसिस पे आप जब कार्डियो फिटनेस रेस्पिरेटरी फिटनेस लोगे तो आप डेली बेसिस के जो टास्क है उनको परफॉर्म करते हुए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़ हो रही होगी और इंडिपेंडेंस यानी जो ईजिली काम कर सकते हैं वो भी डिक्रीज़ हो रहा है. अब उनको डेली काम करते हुए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी. एक्सरसाइज फॉर ओल्डर पीपल, हमें जो बेसिकली जो ओल्ड एज में लोगों को एक्सरसाइज करवानी हो
कैसे करवानी है, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए उनको जो फिटनेस लेवल इम्प्रूव करना होना चाहिए, वो मोबाइल रहें, इंडिपेंडेंट रहें, फिट रहें। तो उनको बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, हेल्दी बनाना है। तो जब भी आप ओल्ड एज की जब भी आप उनको एक्सरसाइज करवाएं तो सिर्फ कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस पे काम ना करें, आप इस चीज़ पे भी काम करें कि वो ऑस्टियोपोरोसिस से भी ऑस्टियोपोरोसिस भी ना हो उनको। आपने अक्सर सुना होगा कि वो अंकल 60 साल के थे, वॉशरूम में गिर गए, या वो आंटी थी, वो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो उनमें सिर्फ इस वजह से फ्रैक्चर नहीं होता है क्योंकि बैलेंस लॉस हो रहा होता है। एक तो बैलेंस लॉस हो रहा होता है, दूसरा उनकी बोन्स भी ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रही होती है। कैल्शियम लॉस होगा तो बोन के लिए बहुत आसान होगा टूटना। तो इसके लिए क्या करें कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो उनकी जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करने के लिए भी एक्सरसाइजेज आप उनको साथ साथ करवाएं। ओल्ड एडल्ट्स की हम बात करें तो उनकी जो सेम गाइडलाइंस जो यंगर एडल्ट के नहीं सेम होती हैं, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है, क्या डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, उनका प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन करें, उनके रिस्क फैक्टर्स की स्क्रीनिंग करें। आप देखें आप कोई ऐसी एक्सरसाइज ना करवा रहे हों जिसकी जो उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो। तो जब भी आप एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करें उनका, तो उनके जो भी कंसल्टेंट फिजिशियन है, कंसल्टेंट है, उनसे कंसल्ट कर लें या उनकी स्क्रीनिंग कर लें। सबसे पहले एक्सरसाइजेस किस तरह की करवाएंगे, यू शुड फोकस ऑन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। यू हैव टू स्टार्ट विथ स्लो exercises, then you can progress into moderate. Progression कैसा होना चाहिए, it should be gradual. आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेशन की तरफ लेके आए, एकदम से नहीं लेके आए। कोशिश करें कि फास्ट मूवमेंट को अवॉइड करें। एकदम से जो मूवमेंट चेंज होती है, स्टैंडिंग टू सिटिंग, सिटिंग टू लाइंग या लाइंग टू स्टैंड, इन चीज़ों इन मूवमेंट्स को जो मूवमेंट चेंज है उनको अवॉइड करें, क्योंकि ओल्ड एज के हिसाब से पोस्चरल हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसलिए फास्ट मूवमेंट को आपने अवॉइड करना है। जो भी आप एक्सरसाइज करवाएं, आपका जो बेसिकली फोकस होना चाहिए कि आपका जो ओल्ड एज में जो भी पर्सन है, इट शुड बी फिजिकली एक्टिव, वो इजीली स्टोर तक वॉक कर सके, वो स्टेयर्स यूज़ करे, उसके लिए यूज़ करना इजी हो, ईज के साथ, आसानी के साथ। तो जो भी जॉइंट हेल्थ है, आपको उस चीज़ पे भी काम करना है, उनकी बोन हेल्थ पे काम करना है, मस्कुलर हेल्थ पे काम करना है। तो उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेस इस तरह के इन्वॉल्व करें जिसमें स्ट्रेचिंग हो, बेंडिंग हो, मूविंग हो, ताकि वो अपने काम ईजिली कर सकें। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज गोल है आपका, यू हैव टू फोकस ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, ताकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं वो कम हो सकें। उनकी इंडिपेंडेंट लेवल एक्टिविटी एडीएल पे आपको काम करना है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पे, ताकि उनका जो इंडिपेंडेंस लेवल है वो बेहतर हो सके। यू शुड फोकस ऑन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू। और प्रोग्रेशन से आप तब तक अवॉइड करें जब तक आप देखें कि आपका जो पेशेंट है वो कर भी सकता है कि नहीं प्रोग्रेस कर। जब भी आप प्रोग्रेशन की तरफ मूव हो रहे हो तो आप पहले पेशेंट की हेल्थ देख लें। इसके साथ साथ उनके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी पे भी आपको वर्क करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने उनको इस तरह से इम्प्रूवमेंट करवाना है कि सोशलाइज्ड हो सके। बहुत सारे आपकी लिमिटेशन होती है तो उनकी सोशलाइजेशन कम हो जाती है, तो आपने इस पर वर्क करना है कि वो सोशलाइज कर सके। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो फिटनेस प्रोग्राम में कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सारी होनी चाहिए। वेट बेयरिंग एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ में की हम बात करें तो टेनिस, स्टेयर क्लाइंबिंग, जॉगिंग, इंटरमिटेंट वॉक एक्टिविटीज़, इस तरह की जंपिंग में आप वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस ऐड करें। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के साथ साथ नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस भी ऐड ऑन करें। नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। स्टेशनरी साइकिलिंग हो सकती है, वाटर बेस्ड एक्वेटिक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, चेयर एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो जब भी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करें, लो से मॉडरेट की तरफ आएँ, देन मॉडरेट से हाई की तरफ आएँ, लेकिन इस तरह से आएँ कि बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर हो। फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ 3 to 5 टाइम्स पर डे हो और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस 2 to 3 टाइम्स पर वीक हो। ड्यूरेशन की हम बात करें तो 10 to 15 मिनट से स्टार्ट करें शॉर्ट, एंड देन प्रोग्रेस कर लें 30 to 60 मिनट्स, और कॉम्बिनेशन कर लें वेट बेयरिंग एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ का रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के साथ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
अडेप्टेशन में हम बात करें चेयर एक्सरसाइजेस की, तो ओल्ड एज के लिहाज से चेयर एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि पेशेंट का बैलेंस का बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। तो अगर मोबिलिटी लिमिटेड है तो आप क्या करें, चेयर एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करवाएं। उससे एक तो मोबिलिटी बेहतर हो रही होती है, दूसरा जो बैलेंस के इश्यूज आ रहे होते हैं ना, क्योंकि बैलेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है ओल्ड एज के साथ साथ, तो ऑटोमेटिकली वो जो है आपके मरीज़ को वो ज़रा बेहतर हो जाता है। और इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाएं जो मतलब बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस ना हो, सिर्फ इस तरह की हो जिसमें उसका ओवरऑल फिटनेस लेवल बेहतर हो। वो बहुत डिफरेंट एक्सरसाइजेस, यानी उनकी मूवमेंट आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। चेयर एक्सरसाइजेस में आप उनकी फंक्शनल फिटनेस को बेहतर करें, उनकी जो स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो बेहतरी महसूस करें। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स से बच रहे होते हैं, उनका एचडीएल हाई होता है, लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनकी स्ट्रेंथ और VO2 मैक्स भी बढ़ता है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है ओल्ड एज में अगर आप उनको एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो। नाउ वी विल टॉक अबाउट एस्थमा। एस्थमा की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट्स अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और अगर हम देखें इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा होता है, और इसके साथ साथ वीजिंग साउंड्स होती हैं, यानी सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है जो भी मरीज़ होते हैं, और उसके साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस हो रही होती है। साउंड किस लिए प्रोड्यूस हो रही होती है, रेजिस्टेंस आ रही होती है, तो उस वजह से एयर जब भी क्रॉस कर रही है तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। किस वजह से होता है, एयरवे में अगर स्मूथ मसल्स उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए उसकी वजह से। और क्या होता है कि जब वो एयरवे में स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो म्यूकोजल सेल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और म्यूकोजल सेल में जब स्वेलिंग होती है तो वहाँ हाइपर सिक्रीशन हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी एयर पास होगी तो एयर को निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और उसके साथ साथ वीजिंग साउंड भी प्रोड्यूस होंगी। किस वजह से हो सकता है, एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, डस्ट की वजह से हो सकता है, पॉल्यूटेंट्स की वजह से। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि एलर्जी है, कारपेट से एलर्जी हो जाती है, या सांस का मसला हो जाता है, या जब भी मट्टी गर्द या पोल्यूशन वाले एरियाज़ में जाते हैं तो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ देम जो है ना उनमें एस्थमा का उनको इशू होता है। एस्थमा डायग्नोसिस एंड कॉसेस, डायग्नोस कैसे करते हैं, यू हैव टू डू अ पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट PFT सो यू कैन डायग्नोस द एस्थमा। इसमें अगर हम देखें ट्रिगर क्या कर रहे होते हैं एस्थमा के, बेसिकली एस्थमा के पेशेंट को अटैक्स आते हैं, एस्थमिक अटैक्स आ रहे होते हैं, और जब एस्थमा अटैक आता है तो क्या होता है कि उनको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाती है। जब ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्ट यानी जो एरिया वो कंस्ट्रक्ट करेगा, और आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक ओपन एयरवे एक नैरो एयरवे, एस्थमा में नैरो एयरवे हो जाता है, पूरा एयरवे ब्लॉक हो जाता है क्योंकि म्यूकोजल सेल्स में स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पे स्वेलिंग है साथ साथ, तो उसमें बहुत सारा म्यूकस भरा हुआ है, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की बेसिस पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया हुआ है, जिसकी बेसिस पे क्या हो गया है कि एयरवे बहुत ज़्यादा नैरो हो गया। जब भी एयरवे नैरो होगा तो ऐसे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा होगा, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। प्रिवेंशन एंड रिलीफ ऑफ एस्थमा, कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो भी आपको पेशेंट है उनको जिस जिस चीज़ से एलर्जी है आप उनको उनसे अवॉइड करवाएं। आइदर डस्ट से है, पोल्यूशन से है, या कारपेट से है, या कोई जानवरों से भी अक्सर लोगों को होती है, तो जो भी है आप उनसे प्रिवेंट करेंगे, साथ साथ इम्यूनोथेरेपी देंगे। ट्रीटमेंट में हम देखें तो बीटा-2 एगोनिस्ट, थियोफाइलाइन एंड क्रोमोलाइन सोडियम भी दिया जाता है ट्रीटमेंट के तौर पे। अब ये कि ऐसे पेशेंट को जब भी आप एक्सरसाइज करवाएंगे तो इनमें से कुछ इस तरह के होते हैं कि एक तो नॉर्मल एस्थमा के पेशेंट को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा हो जाएगा, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें वैसे तो एस्थमा नहीं होता, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इशू नहीं होता, लेकिन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज की बेसिस पे उनको एस्थमा होता है। जब भी वो हाई इंटेंसिटी के एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनको एस्थमिक अटैक स्टार्ट हो जाता है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब भी आप ऐसे पेशेंट्स को एक्सरसाइज करें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्या आपकी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, आपको सबसे पहले मोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद एस्थमिक पेशेंट्स। तो आप किस तरह की एक्सरसाइजेस करवाएं, डायनेमिक एक्सरसाइजेस करवाएं। डायनेमिक एक्सरसाइजेस में आप वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग
साइकिलिंग एंड अपर बॉडी को ज़रूर इन्वॉल्व करें ताकि डायनेमिक एक्सरसाइजेज हो। लोअर लिम्ब तो इन्वॉल्व हो रहा है वॉकिंग और साइकिलिंग में, साथ साथ अपर बॉडी भी इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटेंसिटी किस तरह की रखनी चाहिए लो इंटेंसिटी रखें। डायनेमिक एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, लो इंटेंसिटी होनी चाहिए। बाकी ये कि आप पेशेंट की फिटनेस लेवल पे, स्टेटस पे, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसकी बेसिस पे भी आप बेसिक जो है ना प्लान है वो आप डिसाइड करते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 3 टाइम्स पर वीक, यानी हफ्ते में आप 3 से 4 दफ़ा आप करवाएं। ड्यूरेशन किस तरह होना चाहिए? ड्यूरेशन लॉन्गर आप रख सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्ट कैसे करना है? ग्रेजुअल वार्म अप से स्टार्ट करें और कूल डाउन भी ज़रूरी हो। यानी आपको ड्यूरेशन कम रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्यूरेशन का लंबा रख सकते हैं, आप उसका टाइम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो वार्म अप ज़रूर करवाना है, कम से कम भी 10 मिनट का वार्म अप एंड कूल डाउन तो ज़रूर होना चाहिए। ग्रेजुअल वार्म अप में जो भी एक्सरसाइजेज है लाइट से स्टार्ट करें, देन उसको प्रोसीड करें हैवी एक्सरसाइजेस की तरफ। एकदम से जो है डायरेक्ट हैवी एक्सरसाइजेस में इम्पैक्ट ना करें। बाकी है कि पेशेंट की कंडीशन देख के भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो रहा है तो उसको वहाँ पे रेस्ट करवा लें, तो उसके बाद फिर उसमें आप दोबारा से एक्सरसाइज करवा लें। तो एक्सरसाइज इस तरह से करवाएं कि उनका जो शॉर्टनेस और ब्रेथ का इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़े ना। 20 से 45 मिनट्स का हम टाइम रख सकते हैं। तो आपने जब भी आप एक्सरसाइज करवाएं पेशेंट्स को, तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि इस तरह की एक्सरसाइजेस ना करवाएं जिससे क्या पेशेंट का SOB स्टार्ट हो जाए, यानी शॉर्टनेस और ब्रेथ स्टार्ट हो जाए। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा क्यों होता है? अब देखें, इन पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो इनको सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान एस्थमा होता है। जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में कूलिंग एयर, ड्राइंग एयर जाएगी तो इस बेसिस पे क्या होगा, ऐसे पेशेंट को एस्थमा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अटैक्स को कम करने के लिए पहले तो वार्म अप ज़रूरी है जैसे मैंने आपको बताया, और शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस करवाएं लेस देन 5 मिनट, यानी आप क्या करें 5 मिनट से कम की उसको एक्सरसाइज करवाएं, फिर आपको कोई रेस्ट दे दें, फिर आप एक्सरसाइज करवाएं, फिर रेस्ट दे दें। इस तरह अगर आप करेंगे तो पेशेंट को और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इशू नहीं होगा। देन हम बात करते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये क्या होता है बेसिकली ही इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइज़मा हो जाता है और ब्रोंकियल एस्थमा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा, इसके एम्फाइज़मा ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइज़मा इसके 2 मेन सिम्टम्स जो 2 मेन है इशू हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं इस तरह के, जो भी पेशेंट्स होते हैं, जो भी लंग्स में चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। ऐसे मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही होती नॉर्मल एक्टिविटीज़ में। ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकेशन होती हैं, इनके साथ साथ आप ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी आप देते हैं, साथ साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है, डाइट थेरेपी एंड एक्सरसाइजेज है। तो कॉम्बो ट्रीटमेंट इनका चल रहा होता है। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग की हम बात करें COPD के पेशेंट्स में तो FEV1, यानी इसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन की आप वाइटल कैपेसिटी मेजर करते हैं, जब वो एक्सपायर करता है तो उसके फर्स्ट सेकंड में फोर्थ एक्सपायरेशन के दौरान VO2 मैक्स चेक करते हैं, मैक्सिमल एक्सरसाइज चेक करते हैं, ब्लड गेसेस, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ऑक्सीजन का प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है। ट्रेनिंग गोल्स की हम बात करें तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब मेडिकेशंस एंड ऑक्सीजन पे वो कम से कम जो पेशेंट है वो रिलाई करे और इसकी जो डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ है वो बेहतर हो। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, जब भी आप COPD के पेशेंट्स को डील कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, माइल्ड एक्सरसाइज ट्रेनिंग्स आप स्टार्ट करें और एरोबिक एक्सरसाइजेस की तरफ ज़्यादा फोकस रखें और जितना वो मरीज़ कर सकता है आप उसका बेस्ट उनको बोलें कि वो बेस्ट करें ताकि मरीज़ की जो है जितना वो बेहतर हो सकता है, जितना बेस्ट वो कर सकता है आप उतना उनसे करवाने की कोशिश करें। देन हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन बेसिकली क्या है, जब भी आपका ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर और 140 से ऊपर और 90 से ऊपर हो जाएगा तो हम ऐसे पेशेंट्स को हाइपरटेंशन कंसीडर करते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर, यानी उनका BP बढ़ा हुआ है। जिनका भी BP ब्लड प्रेशर का इशू आएगा उनको हम हाइपरटेंशन डायग्नोस कर देते हैं अगर वो BP के लेवल इससे ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट डिजीज़ के।
तो अब ये है कि अगर उनको आप टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे उनके ब्लड प्रेशर को, तो प्रॉबेबली वो हार्ट इश्यूज़ की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रोल किस चीज़ का है, एक तो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है वो प्रॉपर लें, ठीक है, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज एंड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्सरसाइज एंड डाइट कर रहे हैं ऐसा मरीज़, तो उसका हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बहुत हद तक ठीक हो सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट एंड एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अमेरिकन रिकमेंडेशन गाइडलाइंस हैं जिसमें हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो कि उन्होंने बताया गया, इसमें क्या गाइडलाइंस है। अगर ओवरवेट है तो वेट कम करें, अल्कोहल का इंटेक है तो अल्कोहल इंटेक कम करें, सोडियम इंटेक यानी नमक का इंटेक कम करें, डाइट में ऐसे फूड ना लें जिसमें नमक ज़्यादा हो, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम का जो अमाउंट है प्रॉपर लें, स्मोकिंग करते हैं तो स्टॉप कर दें, डाइटरी फैट और किसी भी किस्म का फैट, कोलेस्ट्रॉल इंटेक, उन सब चीज़ों को अवॉइड करें, रिड्यूस करने की कोशिश करें जिस हद तक आप रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए ऐसे मरीजों में? जब भी आप बीपी के पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो आप लाइट से विगरस एक्टिविटी की तरफ आएँ, स्लो से हाई की तरफ जाएं, मॉडरेट रेंज होनी चाहिए, 40% to 85% व्यू टू मैक्स जो है वो आप यूटिलाइज़ करें। और जितनी भी आप एक्सरसाइज करवाएं, एक्सरसाइज करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज करवा सकते हैं। 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी किस तरह की होनी चाहिए, 3 और मोर डेज पर वीक, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको प्रोग्रेस करें। पहले आप हफ्ते में 3 से ज़्यादा दफ़ा करवाएं, एंड देन आप कोशिश करें कि वो डेली बेसिस पे 30 मिनट्स की एक्टिविटी एक्सरसाइज करें। उनके लिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी अगर हम बात करें एक्सरसाइजेस की, तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन जो है उसको जो है आप जो है वो उसके ऊपर फोकस करें। शुरू में आप इस तरह करें कि जब भी वो एक्सरसाइज करें तो 700 एनर्जी एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और उसके बाद आप इसको 2000 तक किलो कैलोरीज एनर्जी एक्सपेंडिचर तक लेके जा सकते हैं। तो हम ऐसे पेशेंट्स की एक्सरसाइज मॉडिफाई करवा सकते हैं। तो एक्सरसाइज इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब देन हम बात करते हैं कार्डिक रिहैबिलिटेशन की। हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करवाना। अब तो बहुत सारी हम बात करें कार्डिक रिहैब की ना, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, लोगों को पता है कि कार्डिक रिहैब होती है, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एक्सरसाइज करना। आपका हार्ट उतना एक्टिव रहेगा जितना आप एक्सरसाइज करेंगे। तो किसी को भी कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ का इशू है तो उसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स में भी फिजियोथेरेपी होती है, घर पे भी होती है, और उनको प्रॉपर क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक रहेंगे और दोबारा भी उनको जो है हार्ट इश्यूज़ वो नहीं होंगे। तो अब जो है जितनी भी स्टडीज़ हुई है उससे प्रूव हो चुका है कि एक्सरसाइज ऐसे मरीज़ों के लिए स्केरी नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कार्डिक रिहैब की हम बात करें तो कौन से पेशेंट्स को हम कार्डिक रिहैब करवा सकते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के, कैबेज के पेशेंट को, एंजियोप्लास्टी, एंजाइना पेक्टोरिस, जो भी इस तरह के पेशेंट्स हैं हम उनको एक्सरसाइजेस करवाएंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, आपके जो हार्ट का वर्क रेट है वो कम करते हैं, और एंटी एरिथमिक्स क्या करती हैं, आपके हार्ट रिदम जो डेंजरस रिदम्स होती हैं उसको कंट्रोल करती हैं, और नाइट्रोग्लाइसरीन क्या करता है, एंजाइना सिम्टम्स को रोक रहा होता है। तो ये सारे जो मेडिसिन आपके काम कर रही है सारा आपका एक्सरसाइज कर रही होती है आपके हार्ट के ऊपर अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे होते हैं, रिहैब प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। रिहैब से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसे पेशेंट को प्रॉपर असेसमेंट कर लें। तो आपको क्या करना है, बिफोर एनी एक्सरसाइजेस प्रोग्राम यू हैव टू असेस द पेशेंट। असेसमेंट के लिए क्या करवाएंगे, ग्रेडेड एक्सरसाइजेस टेस्ट हैं, ईसीजी मॉनिटरिंग है, हार्ट रेट एंड रिदम है, साइन ऑफ इस्कीमिया देख लेंगे, ब्लड प्रेशर, रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, आरपीई, साइन एंड सिम्टम्स, चेस्ट पेन, ये सब आप पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये प्रॉपर है और उस हिसाब से आप क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करने के बाद आप उसका प्रोग्राम डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरह से एक्सरसाइजेस करवानी है। अब इसके डिफरेंट फेज़ हैं। पहला फेज़ कब स्टार्ट होता है, जब आपका पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है, यानी इन पेशेंट। आपके पेशेंट को कोई भी हार्ट का इशू हुआ, वो एडमिट हुआ, और जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगा वो पेशेंट आपका है फेज़ 1 में इन पेशेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम। अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है,
अब वो फेज़ 2 में आ गया। फेज़ 1 में आप उसको एक्टिविटी किस तरह की करवा रहे होते हैं, आप उसको एडीएल्स करवा रहे होते हैं, उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं। फेज़ 2 में आप क्या करवाते हैं, वार्म अप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे होते हैं, कूल डाउन एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आ रहे होते हैं। फेज़ 3 की हम बात करें तो फेज़ 3 भी बहुत ज़्यादा वाइटल कंपोनेंट है। अब जो है एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो जैसे डिस्चार्ज से 8 वीक्स के बाद जो है अब आपका 8 वीक में आपका फेज़ 3 में आ गया है। इसमें आपने क्या करना है, जो आपका जो हर सेशन होगा 190 मिनट का होगा, जिसमें आप पेशेंट को एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे, पेशेंट्स को आप ट्रेडमिल वगैरह पे भी लेके आएंगे, साइकिलिंग भी करवा रहे होंगे, साथ साथ एजुकेशनल टॉक होंगे, उनको पूछेंगे मेडिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, उनको सब ईच एंड एवरी कंपोनेंट पे आप उनसे बात करेंगे। फेज़ 4 जो है लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस फेज़ है, लाइफस्टाइल चेंज फेज़ है बेसिकली। अब जितना भी उन्होंने फिजिकली एक्टिविटी लेवल बेहतर बनाया 3 फेजेस में अब वो है ना उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, वो पूरी ज़िंदगी मेंटेन करेगा। क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं करेगा तो आपको पता है कि एक्सरसाइजेस में डी ट्रेनिंग भी हो जाती है, जो रिजल्ट्स आपने अचीव किए वो वापस चले जाते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो लेवल आपने अचीव किया उसको आप मेंटेन रखें। तो 3 गोल्स होते हैं कार्डियक रिहैब में। सबसे पहला होता है कि हमारे पेशेंट की सेफ्टी, सेकेंड होता है पेशेंट की फिटनेस एंड थर्ड होता है रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट। यानी जब भी आप पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना सबसे पहला फैक्टर है जिसका आपका फोकस होना चाहिए। सेकेंड, यू हैव टू वर्क ऑन द पेशेंट्स फिटनेस लेवल। थर्ड, यू हैव टू वर्क ऑन रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट। अब आपने क्या करना है कि पेशेंट को दोबारा होने से जो फैक्टर्स हैं उनको बचाना है, तो आप उनको प्रॉपर गाइडलाइंस कर रहे होंगे। कार्डियक रिहैब एक्सरसाइज प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कैसे करते हैं, पहले उनका जो ग्रेडेड फिटनेस जो भी रिजल्ट्स आया आप उसको इसके हिसाब से आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। उनका मैट लेवल देख लेते हैं, हार्ट रेट, साइन सिम्टम्स, होल बॉडी डायनेमिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी आप किस बेसिस पे सेट करते हैं, पेशेंट की जो भी डिजीज़ है उसकी सिवियरिटी के बेसिस के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली जो है फिर जो है जैसे आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं, आप VO2 मैक्स बेहतर करवा रहे हैं, आप उसके साइन एंड सिम्टम्स बेहतर करवा रहे हैं और जो रिस्क फैक्टर्स प्रोफाइल है आप उसको बेहतर बना रहे होते हैं। हियर आर सम जनरल गाइडलाइंस फॉर द पेशेंट ऑफ कार्डियक डिजीजेस। इंटेंसिटी आप कैसे सेट करते हैं, RPE के हिसाब से। ड्यूरेशन इंटरमिटेंट बूट्स होना चाहिए 3 to 5 मिनट्स। देन बीच में रेस्ट पीरियड होना चाहिए, रेस्ट पीरियड 1 से 2 मिनट का होना चाहिए। शॉर्टर होना चाहिए एक्सरसाइज ड्यूरेशन, जो भी आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं। अगर आपने 3 मिनट एक्सरसाइज करवा रही है तो 1 मिनट का आपका रेस्ट पीरियड होना चाहिए। फिर आप उसको एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। 20 मिनट से ऊपर भी लेके जा सकते हैं। आप पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करवा रहे होते हैं। फर्स्ट डे से 3 डे तक दिन में 3 से 4 दफ़ा मोबिलाइजेशन करवा रहे होते हैं। देन आप जो है 2 टाइम्स पर डे। और इनिशियली आप क्या कर रहे होते हैं, ड्यूरेशन पे वर्क कर रहे होते हैं। 10 से अगर आप 10 मिनट कर रहे हैं तो 15 मिनट पे लेके आएंगे, 15 मिनट से 20 मिनट पे लेके आएंगे ताकि एक्सरसाइज कंटिन्यूस रहे। देन उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कर रहे होते हैं, उसकी इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे होते हैं। टर्मिनेशन क्राइटेरिया फ्रॉम एक्सरसाइज प्रोग्राम। अब हम बात करें कि वो कौन सा टर्मिनेशन क्राइटेरिया, जब आप क्या करेंगे अपने पेशेंट को बोलेंगे कि टर्मिनेट करवाएंगे। अगर आप देखेंगे कि पेशेंट जो है ब्रेथलेसनेस हो रहा है, उसका एंजाइना सिम्टम स्टार्ट हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो रहा है, डिजीनेस स्टार्ट हो रहा है, पेंट हो रहा है, या उसका लेग पेन एक्सरसाइज करने से बढ़ रहा है, या RPE आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि RPE ज़्यादा उसका एक्सीड हो गया है। कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एक्सरसाइज, ये तो थी हमारे पास टर्मिनेशन क्राइटेरिया, यानी एक्सरसाइज के दौरान आप कब स्टॉप करवाएंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें कि जिसमें आपको एक्सरसाइजेस नहीं करवानी है। अनस्टेबल और अनरिजॉल्व्ड एंजाइना, फीवर है, एक्यूट सिस्टमिक इलनेस है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, रेस्टिंग BP उसका सिस्टोलिक 180 से ज़्यादा हो रहा है, डायस्टोलिक 100 से ज़्यादा आ रहा है, या आप देख रहे हैं कि अनएक्सप्लेन्ड ड्रॉप हो रहा है BP में, टैकीकार्डिया का इशू है, डिजीनेस हो रही है, डिजीनेस के साथ पैल्पिटेशन है, ब्रेथलेसनेस भी है, और वो पहले नहीं थी, वो अब हो रही है पेशेंट को और बार बार हो रही है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील कर रहा है। तब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टॉप करवा देंगे। देन हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की।
ऑस्टियोप्रोसेस की हम बात करें तो ऑस्टियो मीन्स बोन्स, पोरोसिस मीन पोर्स, पोरस यानी बोन्स में बहुत सारे पोर्स हो जाना। क्यों होते हैं? आपकी बोन्स में से कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम लॉस होता है तो क्या होता है कि बोन्स में जो कैल्शियम लॉस ख़त्म हो जाता है तो पोर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑस्टियोप्रोसेस की हम बात करें, इसमें बोन मिनरल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर हम मेल्स और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को ज़्यादा अटैक कर रहा होता है 50 ईयर्स ऑफ एज में या 50 से प्लस वो जितनी भी औरतें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और ऑस्टियोप्रोसेस की वजह से फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं, यानी 1.5 मिलियन फ्रैक्चर रिपोर्ट हुए हैं ऑस्टियोप्रोसेस की वजह से। दो हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। टाइप 1 की हम बात करें तो टाइप 1 ऑस्टियोप्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि वर्टिब्रल और डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और 50 से 65 ईयर्स तक ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और 8 टाइम्स मोर कॉमन है वुमेन में एज़ कम्पेयर टू मेल। टाइप 2 ऑस्टियोप्रोसेस की बात करें तो ये 70 ईयर्स प्लस में बहुत ज़्यादा कॉमन मिल रहा होता है और ऐसे मरीज़ों में आपको हिप के, पेल्विस के, डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेंगे और ये फीमेल्स में 2 दफ़ा यानी 2 टाइम्स जो है वो कॉमन है। यानी अगर हम मेल्स फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ऑस्टियोप्रोसेस ज़्यादा कॉमन है और 50 ईयर्स प्लस में ज़्यादा कॉमन हो जाता है। उसके 2 रीजंस हैं, मेनोपॉज है और ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से। तो हार्मोन्स जो है वो लेवल जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे जो है फीमेल्स में ऑस्टियोप्रोसेस का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, आप वो भी करवा सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज़ होती है और फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। लेकिन इस तरह के जितने भी ट्रीटमेंट है इसमें कहीं ना रिस्क है। क्या रिस्क है? ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं आप उसको उसकी तरफ एसोसिएट ज़्यादा कर रहे होते हैं और कुछ जो सर्टन कैंसर्स की तरफ जो है रिस्क जो है वो बढ़ रहा होता है। तो एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से बेहतर ये है कि हम क्या करें, एक हमारा बहुत ही ज़्यादा मशहूर जो कोट है, जुमला है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी आपका जो प्रिवेंशन एहतियात इलाज से बेहतर है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। आप क्या करेंगे एहतियात, आपको अपनी डाइट में कैल्शियम लेना है और एक्सरसाइज आपने रेगुलर करनी है। एक्सरसाइज ऑस्टियोप्रोसेस के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बोन कमज़ोर हो रही, नहीं। एक्सरसाइज आपके क्या करती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करती है, यानी वो जो सेल से कैल्शियम सेल ले रहे होते हैं उनकी एक्टिविटी को कम करती है और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को यानी कैल्शियम बनाने वाले सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रही होती है। तो डाइटरी कैल्शियम लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोप्रोसेस के पेशेंट्स में 1000 mg पर डे कैल्शियम रिक्वायरमेंट है और इसके साथ साथ विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपर जो भी कैल्शियम ले रहे जहाँ जाना चाहिए प्रॉपर पहुँच सके। तो उसके साथ साथ एक्सरसाइज, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए ऑस्टियोप्रोसेस के पेशेंट्स को? ऑस्टियोप्रोसेस में वेट बेयरिंग इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो एक्टिविटीज़ जो जंपिंग को इन्वॉल्व करे, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंटेंसिटी आप किस तरह की करवा सकते हैं, मॉडरेट से हाई की तरफ लेके जा सकते हैं। वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ आप 3 टाइम्स पर वीक करवा सकते हैं और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस 2 to 3 टाइम्स पर वीक करवा सकते हैं। ड्यूरेशन आप 30 to 60 मिनट्स पर डे आप इजीली रख सकते हैं। तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज बहुत ही बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब हम प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम कितने भी प्रेगनेंसी होगी अब एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, जबकि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है फीमेल्स के लिए। क्योंकि देखिए अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है किसी भी फीमेल्स की। जब भी बेबी कंसीव करेंगी तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो कि चेंजेस आते हैं, डैट इज़ वेरी नेचुरल। तो इसमें जो है एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम करने से पहले अपने जो भी फिजिशियन है पहले उनको कंसल्ट कर लें, उनसे डिस्कस कर लें
ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। मेजर अडेप्टेशन की बात करें, प्रेगनेंसी में क्या आ रही होती है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है 40 to 50%, साथ साथ ऑक्सीजन अपटेक भी इंक्रीज हो रहा है और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है। एट द टाइम ऑफ रेस्ट भी इंक्रीज होता है और एट द ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस भी इंक्रीज हो रहा होता है। साथ साथ कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। ख़ास तौर पे फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स में बहुत ज़्यादा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है एट द टाइम ऑफ रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। फिर जो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, लो होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए जो बेस्ट हमारे पास है, हम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन की इंटेंसिटी कैसे सेट करते हैं, आरपीई रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन के हिसाब से। तो इन रेगुलर इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। इसके लिए कोई फीटस के लिए कोई रिस्क नहीं है, मदर के लिए और फीटस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। बहुत ज़्यादा जो कंडीशन ख़राब हो जाती है ना, अक्सर आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर शुगर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उससे भी आप कोप अप कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। सिग्निफिकेंट हार्ट डिजीज़ हो, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स हो, मल्टीपल गेस्टेशन एट रिस्क फॉर प्रीमेच्योर लेबर हो, परसिस्टेंट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर bleeding, placenta previa after 20 weeks of gestation or premature labor or during current pregnancy, ruptured membrane or pregnancy induced hypertension. Now we will talk about relative contraindication. Severe anemia, unevaluated maternal cardiac arrhythmias, chronic bronchitis, poorly controlled type 1 diabetes है। अगर आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अंडरवेट है, BMI लेस देन 12 है, हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीमली सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस इन करंट प्रेगनेंसी, पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, ऑर्थोपेडिक लिमिटेशन है, कोई ऑर्थो का बोन्स का कोई इशू है, या पुअरली कंट्रोल्ड सीजर डिसऑर्डर है, या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो ऐसे में ये आपके जो पेशेंट है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है इस तरह के जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड पेशेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन कैन डू एक्सरसाइज 30 मिनट्स पर डे। इंटेंसिटी किस तरह की होनी चाहिए, मॉडरेट इंटेंसिटी होनी चाहिए, और ये हफ्ते में डेली कर सकती हैं, पर डे डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। आरपी के ज़रिए हम इंटेंसिटी डिसाइड करते हैं, और टॉक टेस्ट की बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। टॉक टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर पेशेंट को एक्सरसाइज करने के दौरान पेशेंट बात कर सकता है तो उसको कहते हैं टॉक टेस्ट। यानी पेशेंट गाना नहीं गा सकता, आप उसको बोलेंगे कैन यू सिंग, शी कांट सिंग, और लेकिन जो है बात कर सकता है। और अगर इससे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी भी होगा तो उसके लिए 2-4 वर्ड कहना जो है वो आसान होगा, उससे ज़्यादा अपनी बात कंप्लीट नहीं कर सकेगा। टॉक टेस्ट के हिसाब से भी हम इंटेंसिटी डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम सुपाइन एक्सरसाइजेस नहीं करवाते हैं क्योंकि इंफीरियर वेना कैवा प्रेस हो रहा होता है, तो इस वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सुपाइन लाइन में एक्सरसाइजेस रिकमेंडेशंस नहीं होती। देन हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज़ एब्सोल्यूट DM डायबिटीज़ मेलिटस एंड रिलेटिव टाइप 2 DM। इन दोनों में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया के इशू होते हैं, इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में देखें, यूनाइटेड स्टेट में देखें, हर जगह देखें बहुत सारे लोग हैं डायबिटीज़ के। अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, डायबिटीज़ तो ऐसे लग रहा है कि बस हर एक का ख़ानदानी इशू है। हम बहुत ज़्यादा कॉमनली और प्राउडली कहते हैं हाँ हमारे ख़ानदान में तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक इशूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है, इसमें इंसुलिन होती ही नहीं है। अर्ली ईयर ऑफ लाइफ में होता है, 10% डायबिटिक पॉपुलेशन होती है। टाइप 2 की हम बात करें, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें आपका जो पेशेंट होता है वो रेजिस्टेंट इंसुलिन से हो जाती है, और ये एज के साथ साथ होती है। 90% डायबिटिक पॉपुलेशन टाइप 2 से बिलोंग करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, टाइप 1 को जुवेनाइल ऑनसेट भी कहते हैं, और टाइप 2 को हम अडल्ट ऑनसेट भी कहते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ ऑल डायबिटिक्स देखें तो 10% टाइप 1 कॉमन है, 90% टाइप 2। एज ऑफ ऑनसेट की हम बात करें तो 20 से कम जो है वो टाइप 1 होता है, और 40 से अबव जो है उनको टाइप 2 हो रहा होता है। और रैपिड डिजीज़ होती है टाइप 1, जबकि टाइप 2 जो होती है वो स्लो होती है। फैमिली हिस्ट्री टाइप 1 में बहुत ज़्यादा अनकॉमन होती है, लेकिन टाइप 2 में कॉमन फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया हमारे ख़ानदानी शुगर का मसला है, ऐसे नॉर्मली हर एक बंदा यही कह रहा होता है। टाइप 1 में इंसुलिन हमेशा चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, हमेशा इंसुलिन होगी तो बंदा वर्क कर पाएगा। टाइप 2 की हम बात करें तो चाहिए तो होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर केस में, कभी कभी वो मेडिसिन पे भी रिलाई कर लेता है। फिर उसके बाद इंजेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि किस तरह क्या बताना है।
पैंक्रियाटिक इंसुलिन की बात करें तो वो नहीं चाहिए होती है, वो नहीं होती है, लेकिन डायबिटीज़ में देखें तो वो नॉर्मल होगी या हायर होगी। कीटोएसिडोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है टाइप 1 में, और टाइप 2 में रेयर होता है। बॉडी फैटनेस की हम बात करें तो टाइप 1 वाले नॉर्मल होते हैं, लीन होते हैं, जबकि टाइप 2 वाले ओबेस होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज एंड टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 के पेशेंट्स को हम किस तरह की एक्सरसाइज करवाएंगे? पहले हम उनका प्री एक्सरसाइज ब्लड ग्लूकोज लेवल हम देख लेते हैं, 80 to 250 के अंदर होना चाहिए। और जब भी हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो हमें इंसुलिन के साथ अपनी टाइमिंग को एडजस्ट करना है। तो जब भी एक्सरसाइज करवा रहे होंगे तभी हमें ये देखना है कि इंसुलिन जो है अपने पीक एक्शन पे काम ना कर रहा हो। तब हम ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज के दौरान भी और एक्सरसाइज के बाद भी, कि एकदम से ग्लूकोज लेवल ड्रॉप ना हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई ना हो रहा हो। जब इंसुलिन लेवल के हिसाब से काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट इनटेक के हिसाब से वो प्रॉपर होना चाहिए, इससे रिकवरी प्रॉपर हो जाती है। एक्सरसाइज एंड टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ की मैं बात करूँ तो हमारे एक क्रिकेटर को भी है, वसीम अकरम को भी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वो खेल नहीं सकता, वो क्रिकेटर है। और बहुत सारे लोगों को होती है, ज़ेबा बख्तियार है पाकिस्तानी एक्ट्रेस, उसको भी है। तो लोग सर्वाइव करते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो दिल चाहे आप कर सकते हैं, बस आपको इंसुलिन लेवल प्रॉपर मॉनिटर करना होता है। एक्सरसाइज एंड टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, इसमें ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग चाहिए होती है। 4 to 7 टाइम्स पर वीक करवा सकते हैं आप एक्सरसाइजेज। 1000 kcal पर वीक आपको कम से कम करनी चाहिए। हर तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव हों। जितना फिज़िकली एक्टिव होंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल उनका नॉर्मल रेंज में रहेगा और ब्लड प्रेशर भी उनका रेंज में रहेगा, उनकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहेगी। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उनकी न्यूट्रिशन थेरेपी टाइप 1 टाइप 2 दोनों में DM में बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट जो अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, फूड चॉइसेस प्रॉपर हो और एक्टिविटी प्रॉपर हो, तो ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। 50% 60% VO2 मैक्स पे आप वर्क कर सकते हैं। और इसको आप जो हैं 70% 60 to 70% VO2 मैक्स तक लेके जा सकते हैं। 5 to 7 डेज पर वीक करवा सकते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट DM में। 4 to 5 वीक आप करवा सकते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में। और ड्यूरेशन आप कितना कर सकते हैं, आप इसको 20 से 30 मिनट्स तक रख सकते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट का भी दिया गया, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट का भी दिया गया। इंसुलिन डिपेंडेंट का जो है 20 to 30 मिनट है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट का 40 to 60 मिनट्स रिकमेंडेड है। That's all about today's lecture. Basically, this is an overview of the lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.